वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ई लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force. It means यदि कोई बॉडी है, या तो बॉडी रेस्ट में है या मूविंग में है, और मूव कैसे कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन में, तो वो बॉडी उसी कंडीशन में, उसी अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सपोज करते हैं कि दिस इज अ बॉडी। ये एक कोई बॉडी है, ये बॉडी हमारा रेस्ट में है। इट इज इन द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन में है, इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। जब तक हम इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। सपोज करते हैं एक और बॉडी है, बॉडी बी। ये हमारा बॉडी जो है ये मोशन में है, तो ये बॉडी तब तक मोशन में रहेगा, तब तक गतिशील रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन में है, तो वो उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि हम उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है? और इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जड़त्व। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमें फोर्स का डिफिनेशन और इनर्शिया का डिफिनेशन मिलता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हमें इनर्शिया और फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied, and it is in the same direction in which the force acts. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमारा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मोमेंटम क्या होता है हमारा? मोमेंटम इज नथिंग बट
the product of momentum is nothing but the product of mass and velocity. It means द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम मोमेंटम कहते हैं. मोमेंटम इन हिंदी इट इज नॉन एज संवेग, यानी संवेग हमारा मास यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमारा बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है, इट इज अ बॉडी, और इस बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा. मान लेते हैं किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है. यदि ये पेन है तो इसका भी कुछ मास होगा, तो इसका कांस्टेंट है. और चूंकि बॉडी अभी रेस्ट में है, इसका जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी. और जब हम इस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी हमारा मोशन में आएगा. तो ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद भी इसका मास में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो मास तो इसका कांस्टेंट रहेगा. और चूंकि हम इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए हैं और यहाँ से ये बॉडी यहाँ तक आया है, जिसका वेग यानी वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा, तो हम सपोज करते हैं कि इसका वेलोसिटी यहाँ से यहाँ आने के बाद u से v हो गया. तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा? इसका इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ मास m, वेलोसिटी u. फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v. अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम हमारा एम वी है और इनिशियल मोमेंटम हमारा एम यू है. चूंकि सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये होता है रेट. तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. चेंज इन मोमेंटम क्या है? एम वी माइनस एम यू. टाइम हमारा टी है, टी टाइम रेट होता है. अगर हम यहाँ से एम कॉमन ले लें तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा. तो और हम जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन a. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन. तो ये जो हमारा टर्म है v माइनस यू बाई टी, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, a हो जाएगा.
तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma। और ma इज नथिंग बट फोर्स। ma को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसको हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट दिया जाता है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसके जगह पे एक हम कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। तो इज इक्वल टू, सपोज हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ के एफ हमारा ए में हो जाएगा। के इज नथिंग बट वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यदि हम m को 1 मान लें और हमारा एक्सेलरेशन 1 है और फोर्स जो हम अप्लाई किए हैं वो 1 है, तो हमारा k का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू m। F इज इक्वल टू m है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, और वो उसी डायरेक्शन में फोर्स, और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर? अब न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ states that every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously। इसका मतलब हुआ कि क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं या एक्शन करते हैं, और जितना मैग्नीट्यूड हमारा एक्शन का रहता है उसी उतना ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होता है। इट मीन्स यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही न्यूटन का फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट द्वारा रिएक्शन भी होगा। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों लॉ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।